हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सारांश सीरीज़ में स्कोप ऑफ टोटल इनकम। पिछले सीरीज़ में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो इसमें हमें ये डिस्कस करना है कि कौन कौन सी इनकम्स को हम इंक्लूड करेंगे in our total income for the calculation for the calculation of the tax। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें बेसिकली 3 टाइप्स की इनकम होती हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। पहली होती है इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। दूसरी होती है इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग और डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। और तीसरी होती है इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो इसमें अगर हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दें, दैट इज़ रेसिडेंशियल ऑर्डनरी रेसिडेंट, रेसिडेंशियल नॉन ऑर्डनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो तीनों अपनी इनकम में इंक्लूड करते हैं। कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रेसिडेंट, ऑर्डनरी रेसिडेंट या NOR ही अपने इनकम में इंक्लूड करता है। तो जो पहली इनकम है दैट इज़ इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ये ROR अपनी इनकम में इंक्लूड करता है, NOR भी अपनी इनकम में इंक्लूड करता है, NR भी अपनी इनकम में इंक्लूड करता है। ROR मीन्स रेसिडेंट ऑर्डनरी रेसिडेंट, NOR रेसिडेंट नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट एंड NR इज़ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, जो इनकम अक्रू और अराइजिंग और डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, जो ऐसी टाइप की इनकम्स होती हैं वो ROR अपनी इनकम में इंक्लूड करता है, NOR भी अपनी इनकम में इंक्लूड करता है और NR भी अपनी इनकम में इंक्लूड करता है। अब जो तीसरी इनकम होती है इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, जो अक्रू और अराइज होती है आउटसाइड इंडिया। ठीक है, उस केस में ROR इंक्लूड करता है इफ़ सच इनकम इज़ नॉट रिसीव्ड और ब्रॉट इनटू इंडिया during the previous year, even if such income was not received or brought into India during the previous year। अब कोई इनकम है जो कि अक्रू और अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया और वो बाहर ही है, उसको इंडिया में नहीं लाया गया है, तब भी वो ROR अपनी इनकम में इंक्लूड करेगा। रेसिडेंशियल नॉन ऑर्डनरी रेसिडेंट के केस में होता है, वो इंक्लूड करता है अपनी इनकम में, लेकिन ओनली इफ़ सच इनकम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और इन अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, अदरवाइज नो। अगर वो इनकम ऐसी इनकम है जो कि डिराइव हो रही है फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तभी उसको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट इंक्लूड इट। और जो नॉन रेसिडेंट के केस में वो वैसी इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें इलस्ट्रेशंस काफ़ी हैं, आप इसको एक बार देख के अगर इलस्ट्रेशंस करोगे तो समझ आएगा, बट दिस इज़ जस्ट फॉर पर्पज़ ऑफ रिविजन, सो दैट आपको एग्ज़ाम टाइम में आपको अगर आप भूल जाओ तो इसमें इतने सारे पॉइंट्स होते हैं कि एंड तक आपका दिमाग चलता नहीं है, तो उसके लिए है ये बेसिकली। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, दैट इज़ क्लॉज 1, 2, 3, 4 ऑफ सेक्शन 9(1). अब इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, एनी प्रॉपर्टी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट इन इंडिया। ठीक है, फिर सैलरी अर्नड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। अब ये सब को हम मानते हैं कि ये इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इंडिया में ही है, इनको हम इनकम डीम कर लेते हैं कि ये जो इनकम है वो इंडिया में ही अक्रू हुई है। वो किस टाइप की इनकम्स हैं, वो इस सारी टाइप्स की इनकम है। पहली, इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अगर वो आउटसाइड अक्रू हो रही है, अराइज हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, थ्रू बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, एनी एसेट प्रॉपर्टी और सोर्स इनकम इन इंडिया, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, तो हम उसको अक्रू और अराइज इन इंडिया ही मानेंगे। देन सैलरी अर्नड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, दिस इज़ ऑल्सो income deemed to accrue or arise in India. Salary payable by the government to Indian citizen for services rendered outside India. अगर सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट है टू इंडियन सिटीजन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. डिविडेंड पेड
बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, अगर वो इंडियन कंपनी कोई डिविडेंड पे कर रही है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो भी वो हम इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया मानेंगे। हम ऐसा इसको करने का मतलब क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि अगर हम इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेते हैं तो उसका टैक्सेशन चेंज हो जाता है। अगर हम मान लेते हैं कि वो इंडिया में ही अक्रू हो रहा है तो हमारे गवर्नमेंट के पास राइट आ जाता है कि हाँ वो इस पे इनकम टैक्स ले सकती है। दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू क्लासीफाई सर्टेन इनकम्स एज डीम टू अक्रू और इंडिया और नॉट, ठीक है। दैट्स वाई दीज प्रोविजंस आर एसेंशियल। अब आगे आते हैं इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, क्लॉज 4, 6, 7 एंड 8, सेक्शन 9(1). अब और क्लॉजेस भी हैं इसमें। इंटरेस्ट इफ़ एनी पेबल बाय, रॉयल्टी इफ़ एनी पेबल बाय, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इफ़ एनी पेबल बाय। अगर ये तीनों चीज़ पेबल बाय है बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट और नॉन रेसिडेंट। अब बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अगर इंटरेस्ट इज पेबल बाय रेसिडेंट इन इंडिया तो वो डीम टू अक्रू और अराइज है। एक्सेप्शंस क्या है, इफ़ द मनी बोरोड एंड यूज्ड फॉर टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी सर्विसेज आर यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट आउटसाइड इंडिया। अगर जो मनी बोरो किया है, जिस पर्सन ने भी बोरो किया है, अगर किसी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ने कोई मनी बोरो किया है, ठीक है, और उसको यूज़ किया है टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी सर्विसेज के लिए फॉर दी पर्पज़ ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन विच इज़ कैरी डाउन आउटसाइड इंडिया, जो कि बाहर हो रहा है वो बिज़नेस, तो वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है। अगर वो अंदर ही हो रहा है तो वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है इसका, इफ़ द मनी बोरोड एंड यूज्ड और टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। अगर ये यूज़ हो रहा है फॉर मेकिंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, देन दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड एज इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। अगला देखते हैं गवर्नमेंट। अगर रॉयल्टी इफ़ इट इज़ पेबल बाय द गवर्नमेंट तो हम उसको इनकम अक्रू डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ही मानेंगे। और नॉन रेसिडेंट के केस में अगर क्या है, नॉन रेसिडेंट के केस में if the money is borrowed and used for the purpose of business and profession carried on in India, ठीक है। नॉन रेसिडेंट के केस में अगर मनी बोरो करते हैं एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया, अगर कोई नॉन रेसिडेंट बोरो करता है मनी और उसको इंडिया में यूज़ करता है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, तो वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है। और इफ़ टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी सर्विसेज आर यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया और मेकिंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्सेज इन इंडिया, तो वो भी वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ही है। अगला, इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग एनी सम ऑफ मनी पेड विदाउट कंसिडरेशन बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया टू अ नॉन कॉरपोरेट, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी और टू अ NOR वेयर सच एग्रीगेट ऑफ सम इज़ ग्रेटर देन 50,000। अगर ये वाली इनकम है तो उस केस में भी इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है। एक और बार इसको रीड कर लेते हैं। इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, इनकम ऐसी इनकम जो आउटसाइड इंडिया अराइज हो रही है। बीइंग एनी सम ऑफ मनी पेड विदाउट कंसिडरेशन बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया टू अ नॉन कॉरपोरेट, नॉन रेसिडेंट और नॉन or foreign company or to a resident non-ordinary resident where aggregate of such sum is greater than 50,000, तो उस केस में ये इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं जिसमें हम इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेते हैं और उसी अकॉर्डिंग टैक्सेशन करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा सारांश का ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब अगला टॉपिक है सैलरी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस हेल्पफुल और कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।